हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी परसों हमारा एग्जाम है मैथ्स का और आज हम लोग करेंगे टॉपिक्स 3D एंड वेक्टर्स। वेक्टर्स और 3D वाले क्वेश्चंस इनमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं। वेक्टर्स 3D हमको आना चाहिए, सीबीएसई में स्पेशली आता ही आता है और आईएससी के अंदर सेक्शन बी में आता है, सेक्शन सी में नहीं आता। इसीलिए थोड़ा जम के तैयारी कर लेते हैं, टॉपिक कर लेते हैं। वेक्टर्स के क्वेश्चंस में छोटे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन हमको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है मेरा, इफ द वेक्टर्स ai plus 2j plus 3k and 3i plus bj are perpendicular then prove that। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब 3a plus 2b प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है, 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 3a plus 2b की वैल्यू आ गई 0 एंड दिस इज माय आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स a and b are 1 and 2 respectively and a dot b is 1, find the angle between these vectors। ये डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में a डॉट b दिया है 1 और आपको a और b के मैग्नीट्यूड्स भी दिए हैं। तो a डॉट b 1 है तो इसका मतलब ab cos थीटा इज इक्वल टू 1 है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। cos थीटा इज 1/2 एंड थीटा इज कमिंग π/3, 60 डिग्री हमारे पास आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ टू वेक्टर्स a and b having the same magnitude such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 9/2। तो अगर दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब a डॉट b मेरे पास जो वैल्यू दी है वो 9/2 है। ab cos थीटा इज इक्वल टू 9/2 है। a इंटू cos 0, इनको नॉट ऐसे इंटू नहीं लिखते हैं। a cos 60 इज इक्वल टू 9/2, तो इसका मतलब a स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल टू 9/2 है। तो a स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है और a की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 और b की वैल्यू भी होगी 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास में, i डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट k क्रॉस i प्लस k डॉट i क्रॉस j, इनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। i डॉट j क्रॉस k को मैं लिख सकता हूं i, और k क्रॉस i को लिख सकते हैं j, एंड i क्रॉस j को फिर लिख सकते हैं k। 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस वैल्यू इज कमिंग 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो ऐसे केस के अंदर जहां पर आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल मांगा जाए तो हमको डिटर्मिनेंट को यूज करना है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो पहला काम है मुझे a क्रॉस b निकालना है, i कैप, j कैप, k कैप, और जब मैं लिखूंगा इसको लिखूंगा 3 4 एंड 0 -5 7 एंड 0। जब मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, i कैप लिखा तो यहाँ एक्सप्रेशन 0 आ रहा है, और उसके बाद माइनस j कैप लिखूंगा तब भी एक्सप्रेशन 0 आ रहा है, प्लस k कैप लिखता हूं तो मेरे पास मिलेगा 3 7 21 एंड प्लस 20। तो इसका मतलब ये वैल्यू मिल गई मेरे पास 41k। तो 41k तो मेरे पास आ गया वेक्टर a क्रॉस b, इसका मॉड होगा a क्रॉस b का मॉड मेरे को मिलेगा 41 ओनली, एंड एरिया आएगा 41/2 अपॉन 2 लिखना नहीं भूलेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास, E is the midpoint of sides AC of triangle ABC, then prove that BE is equal to half of BA plus BC। तो भाई इसको हम कैसे करेंगे जरा ध्यान देते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ट्राइंगल दिया है हमारे को और ट्राइंगल के अंदर बोला है कि A is midpoint, E is the midpoint of side AC। तो भाई A, B and C यहाँ पर E midpoint दिया है, इसका मतलब जो मेरे पास BE की वैल्यू आ रही है यहाँ रेशियो 1:1 है। अगर टेकिंग हम यहाँ लिख देंगे टेकिंग B एज ओरिजिन वेक्टर या ओरिजिन पोजीशन, तो उसका मतलब क्या होगा, फिर मैं लिखूंगा BA इंटू 1 प्लस BA इंटू 1 प्लस BC इंटू 1 और अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू द वैल्यू इज कमिंग BE। तो BE आ जाएगा BA प्लस BC/2 एंड दैट इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम एंड द डिफरेंस ऑफ दीज वेक्टर्स। तो भाई इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अलोंग द सम एंड द डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स,
तो हमारे पास सम एंड डिफरेंस के अलोंग निकालने के लिए दोनों का अलग अलग आंसर आएगा, क्योंकि अलोंग बोला है इसीलिए पहला सम निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास आएगी 2i प्लस 2i 4i, 2j प्लस j 3j और माइनस 2k। तो a प्लस बी का जो मॉड है वो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 4, तो ये आ गया 29 और 29 a प्लस बी आ गया, तो n कैप आएगा मेरे पास 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29। नेक्स्ट वाला आता है a माइनस बी जब निकाला जाए तब क्या आएगा, 2i माइनस i 0i और उसके बाद 2j माइनस j इज j एंड माइनस 5k माइनस 3k इज माइनस 8k। तो इसका मतलब यहां पर n कैप क्या आएगा मेरे पास, j माइनस 8k अपॉन मॉड लेंगे तो 1 प्लस 64 ये आ गया j माइनस 8k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 65। दिस इज n कैप यूनिट वेक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी बात समझते हैं। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट these a plus b and a minus b are orthogonal। परसों भी मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में क्या करेंगे। भाई ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। तो a प्लस बी मेरे को क्या मिलता है, i प्लस 5i 6i माइनस j और माइनस j, तो इसका मतलब माइनस 2j और उसके बाद 7 प्लस लैम्डा टाइम्स k, ये मेरे पास a प्लस बी मिल गया। एंड a माइनस बी कितना आता है, i माइनस 5i माइनस 4i माइनस j प्लस j 0j एंड उसके बाद आता है 7 माइनस लैम्डा इंटू k। तो इसका मतलब मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी मिल गया, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। 6 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 2 इंटू 0 प्लस 7 प्लस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये बनता है माइनस 24 प्लस 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो इसका मतलब 25 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज कमिंग प्लस माइनस 5। तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। हमको प्रूफ करना है, यहाँ पर इफ नहीं है, तो इसका मतलब ए प्लस बी निकाला जाएगा, ए माइनस बी निकाला जाएगा और इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 5i प्लस आई आ गया 6i और उसके बाद माइनस j प्लस 3j इज 2j एंड उसके बाद माइनस 3k माइनस 5k इज माइनस 8k। a माइनस बी इज कमिंग भाई 5i माइनस आई 4i माइनस j माइनस 3j, तो इसका मतलब मुझे मिल जाएगा माइनस 4j एंड उसके बाद माइनस 3k प्लस 5k इज 2k एंड ही इज सेइंग शो दैट दे आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलेगा मुझे, 6 4 24 माइनस 8 एंड माइनस 16, इट इज कमिंग 0 सिंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स इज 0। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस, ठीक है, इज 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसका मतलब a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ, हमारे को जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मॉड ले लेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। तो भैया प्रोजेक्शन का फार्मूला अगर a ऑन b है तो हमारे पास होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ b। तो इसका मतलब a डॉट b जो है मेरे पास आएगा p और उसके बाद प्लस 1 माइनस 2 और अपॉन मॉड ऑफ b इज 1 प्लस p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू, जो दिया है वैल्यू वो दी है 1/3। तो इसका मतलब p माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। p माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर 1/9। 9 इंटू p माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 5। 9p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18p इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 5। तो अब जब टर्म्स को लिखेंगे तो लिखेंगे 8p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया, 4p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 2 8, 8 प्लस 1 हो जाएगा। फैक्टर्स मिल गए मुझे, 4p स्क्वायर माइनस 8p माइनस p
प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 4p कॉमन आ गया, p माइनस 2 बन गया, माइनस कॉमन आ गया, p माइनस 2 आ गया, p माइनस 2 कॉमन आ गया, तो 4p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, p की वैल्यू आ रही है 2 एंड 1/4। ये दो आंसर मेरे पास p के आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b प्लस c ऑन a। तो भाई क्या करेंगे, प्रोजेक्शन निकालने के लिए प्रोजेक्शन निकालना है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ b, लेकिन यहाँ पर b प्लस सी का निकालना है a पर। तो इसका मतलब b प्लस सी पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। b प्लस सी वेक्टर कितना आता है, i प्लस 2i इज 3i, 2j माइनस j इज j, माइनस 2k प्लस 4k इज 2k। तो b प्लस सी का a पर, b प्लस सी डॉट a, और उसके बाद प्रोजेक्शन निकालना किस पर है, a पर निकालना है, इसका मतलब मॉड ऑफ a हो जाएगा। तो b प्लस सी इज 3i प्लस j प्लस 2k डॉट व्हाट इज a इज 2i माइनस 2j प्लस k, और अपॉन मॉड ऑफ दिस इज कमिंग 4 प्लस 4 प्लस 1, so this value is coming 3 2 just 6 and then minus 2 and then plus 2 upon square root of 9, so it is coming 6/3, that is coming 2। तो प्रोजेक्शन आ गया 2। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि प्रोजेक्शन में हमसे जो है वो वेक्टर मांग लिया करते हैं, तो वेक्टर निकालने के लिए फिर हमको क्या करना है, मॉड से डिवाइड करने के बाद फिर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड मॉड ऑफ x गिवन दैट ये वेक्टर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है इज इक्वल टू 12 एट a इज अ यूनिट वेक्टर। तो हम इसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे, x माइनस a डॉट x लेंगे, हम पहले लिख के दिखाएंगे, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिख देंगे हम लोग, x डॉट x लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे x डॉट a माइनस a डॉट x और उसके बाद माइनस a डॉट a इज इक्वल टू 12। तो ये दोनों की वैल्यू सेम होती है क्योंकि ये आपस में कॉम्यूटेटिव होता है, तो ये टर्म्स कटेंगी, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1, सो x स्क्वायर इज कमिंग 13, x इज कमिंग प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी यूनिट वेक्टर। तो वेयर a कैप इज यूनिट वेक्टर, इसलिए हमने इसका मैग्नीट्यूड 1 लिया था। एक वेक्टर a दिया है एंड वेक्टर b दिया है एंड वेक्टर c दिया है, सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो भाई a प्लस लैम्डा b क्या होगा, a प्लस लैम्डा b की वैल्यू निकालते हैं, 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स व्हाट इज b माइनस i प्लस 2j प्लस k। सो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग तो i कैप अलग आ गया 2 माइनस लैम्डा, प्लस j कैप अलग आ गया 2 प्लस 2 लैम्डा, प्लस k कैप अलग आ गया 3 प्लस लैम्डा, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू c। तो दिस इज परपेंडिकुलर टू c का मतलब 3i प्लस j प्लस 0k के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 0 इंटू 3 प्लस लैम्डा, द वैल्यू इज कमिंग 0, इट्स कमिंग 6 माइनस 3 लैम्डा plus 2 lambda is equal to 0, 8 minus lambda is coming 0 and lambda is coming 8। Let's come to the next question। next question की ओर चलते हैं। mod of a plus b and mod of a minus b are equal। प्रूफ करना है मुझे कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने का मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अब यहां हम क्या करेंगे, mod of a plus b इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब मॉड होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे को यहाँ क्या मिलेगा, हम इनका सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो वैल्यू आएंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, 4 टाइम्स ए डॉट बी 0 होगा, ए डॉट बी 0 होने का मतलब हो गया ए बी कॉस थीटा 0 होगा। अब a और b तो नॉन जीरो हैं, तो इसका मतलब वेक्टर्स हैं, तो cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, दैट मींस थीटा की वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री आ जाएगी। यही हमको प्रूफ करना था कि these vectors are perpendicular। Let's come to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, the sum of two unit vectors is a unit vector। एक बहुत पुराना क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये डायग्राम से बनेगा और डायग्राम से ही हो पाएगा।
क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 11th में भी आता है क्वेश्चन, 12th में भी आ जाता होता है। द सम ऑफ यूनिट टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब अगर मेरे पास दो यूनिट वेक्टर है, मान लिया एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो सी है, बट तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी, ये सब आपस में इक्वल है। तो माइनस बी क्या होगा, ये माइनस बी आ गया, और रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे पास में, ए माइनस बी, बिकॉज ही इज सेइंग टू फाइंड ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये कितना आ रहा है, 60 60 60, and now it is 60, then what is this, 120, and if it is 120 these two sides are equal, तो ये एंगल थीटा थीटा हो जाएंगे मेरे पास में। जब ये थीटा थीटा हो जाएंगे तो ये बचेगा मेरे पास कितना, थीटा प्लस 120 इज इक्वल टू 180, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60, देन थीटा इज कमिंग 30। तो इसका मतलब मेरे पास ये पूरा एंगल बन गया 90 डिग्री। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी और डी, तो एंगल ए बी डी इज कमिंग 90 डिग्री, एंड इफ इट इज 90 देन ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरे पास ए डी कितना है, टोटल लेंथ 2, ए बी कितना है मेरे पास में 1, प्लस बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर इज कमिंग 3, तो बी डी इज कमिंग √3। तो इसका मतलब मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो √3 आ रहा है। यही हमसे प्रूफ करने को कहा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास बोलता है कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स प्रूव दैट ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो हम लोग आरएचएस से लेकर के चलते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होगा ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड इट इज कमिंग ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमिन्ड बाय दिस। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से एरिया निकालने का फार्मूला क्या बनता है। हमारे पास फार्मूला की वैल्यू आती है एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब जब हम लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप 1 माइनस 1 और 3, 2 माइनस 7 और 1, तो इसका मतलब आई कैप के लिए खोलूंगा तो मिलेगा मुझे कितना, -1 प्लस 21, और उसके बाद माइनस जे कैप के लिए लिखूंगा तो मिलता है 1 और -6, एंड इसके बाद के कैप के लिए खोलेंगे तब मुझे मिलेगा वैल्यू -7 और +2, तो -7 + 2। सो दिस वैल्यू इज कमिंग व्हाट 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और उसके बाद -5 के कैप। उसके बाद एरिया के लिए मॉड कैसे निकलेगा, मॉड हमारे को कैलकुलेट करना है, तो एरिया की जो वैल्यू आएगी that will be square root of 20 square 400 plus 25 plus 25, so it is coming square root of 450। 450 को I can write what 25 into 8 9 into 2, and इसकी जो वैल्यू मिलेगी मेरे को 5 into 3 15√2, and this is going to be the area of the triangle parallelogram। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्राइंगल में हाफ लगा दिया करते हैं। इफ द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट mod of a 3 है, mod of b 2/3 है, a cross b is a unit vector, then find the angle between a and b। तो भाई कैसे करेंगे, जरा ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को बोलता है कि हमारे को एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल निकालने का मेथड क्या रहेगा। इफ द वेक्टर्स a and b are such that mod of a दिया है, mod of b दिया है, a cross b is a unit vector, तो इसका मतलब मेरे को फाइंड द एंगल बिटवीन a and b। तो a cross b होता क्या है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ए क्रॉस बी जो है वो एन कैप के इक्वल है, तो इसका मतलब ये टर्म जो कट जाएंगी 1 इज इक्वल टू मेरे को 1 में ए मिल रहा है 3, बी मिल रहा है 2/3 इंटू साइन थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा इज कमिंग 1/2, दैट मीन्स थीटा इज कमिंग π/6, 30 डिग्री हमारा वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। पैरेललोग्राम हमारे पास PQ दे रखा है, PS दे रखा है, फाइंड मॉड ऑफ PR।
एंड मॉड ऑफ पी पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम दिया एंड क्यू एस। तो भाई हमारे को जो वैल्यूज दी हैं उसके हिसाब से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। पी क्यू दिया है, पी एस दिया है, बट ही हैजंट गिवन पी आर, ही हैजंट गिवन क्यू एस। लेट्स ड्रॉ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाते हैं। पी क्यू आर एंड एस, ये पैरेललोग्राम मेरे पास हो गया। अब पैरेललोग्राम के अंदर ही इज सेइंग पी क्यू इज 3i, मतलब तो पी क्यू दे रखा है और पी क्यू के बाद जो वैल्यू है एस आर की इक्वल होगी, बट ही इज आस्किंग पी आर। तो व्हाट इज पी आर? वेक्टर पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी एस। तो पी क्यू क्या है मेरे पास? पी क्यू का वैल्यू दे रखा है 3i माइनस 2j। तो ऐड करता हूं तो 3i माइनस आई कितना आ रहा है? 2i माइनस 2j ही रहेगा, लेकिन उसके बाद प्लस 2k माइनस 2k इज कमिंग 0k। तो इसका मतलब वैल्यू आ गई पी आर की। और मॉड पूछा है, मॉड ऑफ पी आर की वैल्यू कितनी होगी? तो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 दैट इज कमिंग 4√2। एंड नाउ ही इज आस्किंग QS। तो भाई QS क्या होगा? QS जब निकालूंगा तो QS की वैल्यू कितनी आती है? QS आएगा भाई PQ प्लस QS इज इक्वल टू PS। ध्यान दीजिएगा, दो साइड्स इकट्ठी लेनी है। PQ प्लस QS इज इक्वल टू PS। सो नाउ व्हाट इज QS? QS कितना आएगा? PS माइनस PQ। तो PS माइनस PQ का मतलब क्या होता है? PS की वैल्यू मेरे को दी हुई है एंड PQ की वैल्यू भी दी हुई है, तो माइनस आई माइनस जे। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? माइनस आई माइनस 3i, इट्स कमिंग माइनस 4i कैप, माइनस 2j प्लस 2j 0j कैप, और उसके बाद बनता है माइनस 2k कैप। तो इसका मतलब इसका मॉड कितना होगा? QS का मॉड आ रहा है मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 दैट इज कमिंग स्क्वायर रूट ऑफ 20 दैट इज कमिंग 2√5। तो मैंने दोनों के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया है, रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। बहुत सिंपल सी बात, डायगोनल्स बोला है, डायगोनल नहीं बोला। तो डायगोनल्स के लिए हमारे को A प्लस B भी निकालना है और A माइनस B भी निकालना है। तो हाउ विल वी फाइंड दैट वैल्यू? जरा उसको समझते हैं ध्यान से। पहला काम है कि वेक्टर्स दिए हुए हैं हमारे को, एक वेक्टर A दिया है, एक वेक्टर B दिया है, एंड ही इज सेइंग A प्लस B। तो ये भाई आएगा A प्लस B एक, और दूसरा आएगा B माइनस A दूसरा। तो इसका मतलब पहली डायगोनल जो आएगी D1 आ रही है, वो आ रही है A प्लस B। सो A प्लस B निकाल सकते हैं, और उसके बाद A प्लस B की वैल्यू कितनी आती है पहले उसको देख लेते हैं। 2i प्लस i इज कमिंग 3i कैप, और उसके बाद 2j प्लस 4j दैट इज कमिंग 6j कैप, और 3k माइनस 5k माइनस 2k कैप, और इसका n कैप जो आएगा वो आएगा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4। तो इसका मतलब जहां ये वैल्यू आ रही है 49 आ रही है, 3i माइनस 6 प्लस 6j माइनस 2k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49 से 7 आ गया। एंड D2 जब मैं निकालूंगा तो डैट विल बी B माइनस A। वो निकाल करके आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इतना एंड इतना, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। बिल्कुल सेम बेस केस आता है। यूजिंग डायगोनल्स वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये वाली बात मैं आपको बता दूं, जब आप D निकालेंगे तो D की वैल्यू D1 और D2 दो डायगोनल्स निकल जाएंगी, तब आप एरिया कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई डायगोनल 1 क्या आ रही है? डायगोनल 1 आएगी B प्लस A प्लस B। इसका मतलब 2i प्लस i 4i माइनस 4j प्लस 2j माइनस 2j माइनस 5k प्लस 3k इज माइनस 2k। एंड सेकेंड डायगोनल कितनी आती है? B माइनस है, तो 2i माइनस i 0i, और उसके बाद 2j माइनस माइनस 4j यहाँ आ रहा है 6j, और उसके बाद 3k माइनस माइनस 5k आ रहा है मेरे पास 8k। एंड ही इज आस्किंग एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2। इसका मॉड निकाल करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें हाफ याद रखना, हाफ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो भाई पॉइंट्स कोलिनियर होने का मतलब क्या है, और वेक्टर मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ध्यान से समझिए। 3 पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हैं। ये A नहीं है, ये OA है, ये B नहीं है, OB है, ये C नहीं है, OC है। तो इसका मतलब वेक्टर AB आएगा OB माइनस OA, एंड वेक्टर AC आएगा आपके पास में OC माइनस OA।
आफ्टर फाइंडिंग दीज वेक्टर्स आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और जब वो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है इसका मतलब ये कोलिनियर है। इसको हम पहले निकाल लेते हैं। वेक्टर ए बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ओ बी माइनस ओ ए, तो आई माइनस माइनस 2i कितना आ गया 3i, 2j माइनस 3j आ गया मेरे पास माइनस j, 3k माइनस 5k आ गया माइनस 2k, एंड उसके बाद AC कितना आता है OC, तो 7i माइनस माइनस 2i, तो इसका मतलब 9i आ गया, माइनस k से जब यहां माइनस करेंगे तो माइनस 3j, और उसके बाद आ रहा है माइनस 6k। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनसे हम, वैसे तो ऐसे भी प्रूव हो सकता है कि 3 कॉमन आ गया तो 3i माइनस j प्लस माइनस 2k, वन वेक्टर इज 3 टाइम्स द अदर वेक्टर, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस with a unit vector along the sum of these two vectors is equal to 1. Find the value of lambda। तो भाई सम ऑफ टू वेक्टर्स और उनका भी यूनिट वेक्टर लेंगे, तो भाई पहले b प्लस सी आएगा क्या, b प्लस सी आएगा मेरे पास i कैप 2 प्लस लैम्डा, j कैप 4 प्लस 2 6 हो गया मेरे पास में, और उसके बाद यहाँ आ रहा है माइनस 5k कैप प्लस 3k कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ यूनिट वेक्टर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा भाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, और ये यूनिट वेक्टर हो गया। और यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू आ रही है, यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 1, तो 1 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, अपॉन में क्या आ रहा है 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और प्लस 4, 36 प्लस 4 इज कमिंग 40, और डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू दी है वो 1 दी है, तो मिलता क्या है 2 प्लस लैम्डा 6 प्लस 2 इज 8 एंड इज इक्वल टू, हमारे पास स्क्वायर रूट में आ रहा है 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस 40। तो मैं यहां इसको मैं लिखता हूं लैम्डा प्लस 10 और उसका भी होल स्क्वायर खोल देता हूं, ये मिलेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। तो इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, 20 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज कमिंग 16 लैम्डा इज इक्वल टू 44, 44 माइनस 100, तो 44 माइनस 100 इज कमिंग माइनस 56, एंड माइनस 56 निकालने के बाद मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आती है माइनस 56 अपॉन 16, 8 2 जा और 8 7 जा, लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 7/2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ a कैप एंड b कैप आर द यूनिट वेक्टर्स प्रूव दैट मॉड ऑफ a कैप प्लस b कैप। इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं। लेट्स सी आगे वाले क्वेश्चंस में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो मैं यहीं करके दिखा दूंगा। इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, a कैप प्लस b कैप का मॉड, तो हम यहां करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमको ये प्रूव करना है। तो भाई a कैप प्लस b कैप का होल स्क्वायर क्या होगा, a कैप का मॉड का स्क्वायर प्लस b कैप के मॉड का स्क्वायर प्लस a कैप डॉट b कैप। तो मुझे यहां मिलता है 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, 2 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये मिलेगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो a कैप प्लस b कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, a कैप प्लस b कैप इज कमिंग 2 cos थीटा बाय 2। दिस इज द फर्स्ट आंसर। और उसके बाद दूसरा केस आता है a कैप माइनस b कैप कैसे निकाला जाए। तो भाई a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर, ये तो आंसर हो गया, प्रूव हो गया। मैं इसके आगे के 2 पार्ट्स करना चाह रहा हूं, वो भी ध्यान से देख लीजिए। a कैप माइनस b कैप मांगा जाए तब क्या करूंगा, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसा भी मांगा जाएगा। अगर नहीं होगा तो स्किप कर देंगे, नहीं होगा तो हम कर लेंगे। तो 1 प्लस 1 और उसके बाद माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, सो इट इज कमिंग 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा एंड इट इज कमिंग 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो व्हेन आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट तो a कैप माइनस b कैप आ गया 2 साइन थीटा बाय 2। उसके बाद एक और पार्ट मांगा जाता है tan थीटा बाय 2 कैसे निकलेगा, दोनों को डिवाइड। तो ये भी प्रूव करने को आता है कि tan थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, a कैप माइनस b कैप का मॉड अपॉन a कैप प्लस b कैप का मॉड। तो ये 2-3 पार्ट्स हमारे पास इस क्वेश्चन के
आ जाया करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A, B, C are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes. Show that the vector this is equally inclined to A, B and C. Also find the angle between A plus B plus C with vector A और B और C. तो भाई एक ही बात है कि हम एंगल निकालें और वो एंगल की वैल्यू सेम आएंगी। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं और शो करना है। तो भाई पहला काम करते हैं, ए का वेक्टर ए का एंगल निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी के साथ। तो भाई cos थीटा वन क्या होगा, ए डॉट ए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो सिर्फ ए डॉट ए बचेगा, बाकी सब टर्म्स हट जाएंगी और यहाँ आएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ रहा है 1 और दूसरे का आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर यही आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो इट इज कमिंग ए स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए रूट 3। तो cos थीटा वन की वैल्यू आ रही है 1/√3। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर cos थीटा 2 की वैल्यू भी आएगी 1/√3 और cos थीटा 3 की वैल्यू भी आएगी 1/√3। तो इसका मतलब तीनों केसेस में जो वैल्यू आ रही है एंगल की वो सेम आ रही है, इसका मतलब ये इक्वली इंक्लाइंड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं वेक्टर्स में से। If vector A, B and C are three vectors, mod of A, mod of B, mod of C दिया है and each of them is perpendicular to the sum of other two. तो find the mod of A plus B plus C, sum of other two. तो इसका मतलब बाकी दो के सम से परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब हमारे को एक रिलेशन दिया है A डॉट B प्लस C 0 है और B डॉट C प्लस A 0 है। इसका मतलब भाई A डॉट B प्लस C 0 होने का मतलब A डॉट B प्लस B डॉट C 0 होगा। इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं B डॉट A प्लस, उसके बाद अगर मैं B डॉट A लिखता हूं तो फिर क्या आएगा हमारे पास में B डॉट A प्लस B डॉट C 0 और उसके बाद C डॉट A C डॉट B 0। इसका मतलब हम यहां पर निकाल सकते हैं कि मॉड क्या होगा, मॉड होगा A प्लस B प्लस C का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बाकी की टर्म्स क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ A डॉट B P प्लस C 0 है, B प्लस डॉट C सब टर्म 0 आएंगी। तो इसका मतलब बाकी के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25 एंड इट इज कमिंग व्हाट 50। तो इसका मतलब A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब A प्लस B प्लस C जो आएगा वो आएगा 5√2 एंड दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेक्टर A is given, B is given, then express B in terms of B1 plus B2। तो भैया हमारे पास such that B1 is parallel to A and B2 is perpendicular to A। तो भैया पहला केस है कि B1 क्या होगा, लैम्डा टाइम्स 2i माइनस j माइनस 2k। तो फिर B2 क्या होगा, B माइनस B1। B कितना, 7i प्लस 2j माइनस 3k और उसके बाद माइनस B1 क्या होगा, लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया 2 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप माइनस 2 लैम्डा k कैप। तो इसका मतलब i कैप हमने बाहर लिखा 7 माइनस 2 लैम्डा और उसके बाद j कैप बाहर लिखा 7, यहाँ आएगा प्लस लैम्डा और उसके बाद k कैप बाहर लिखा तो आएगा माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा। अब ये जो वैल्यू है ये परपेंडिकुलर है किसके, a के। तो इसका मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। 2 इंटू 7 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा और उसके बाद माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा एंड दिस वैल्यू इज कमिंग 0। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। For any two vectors A and B, show that mod of A dot B is lesser than equal to A mod of A into mod of B। तो भाई mod of A dot B क्या होगा, mod of A dot B मेरे पास आता है A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हेयर cos थीटा की वैल्यू लाई करती है -1 से +1 के बीच में एंड cos स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन कहां से कहां के बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो A डॉट B का स्क्वायर इज लेसर देन इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, if vector A is given, B is given, find a vector C such that A cross C is equal to B and A dot C is equal to 6। तो ऐसे केस के अंदर
जब आपको वेक्टर मांगा जाए तब आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा ध्यान से समझते हैं। फाइंड द वेक्टर सी। सी को हमने एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम करेंगे? मान लिया 6xi प्लस yj प्लस zk कर दिया। अब उसके बाद x की जो मल्टीप्लाई है, पहला केस है a क्रॉस c इज इक्वल टू b है, तो a क्रॉस c की जो वैल्यू है वो b के इक्वल है। हम इसका मतलब ये है कि b परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिएगा, अगर a क्रॉस c b के इक्वल है तो इसका मतलब b परपेंडिकुलर है a के। तो इसका मतलब क्या हुआ? b अगर परपेंडिकुलर हमारे पास बोलता है और उसके बाद हमारे को x के साथ भी b परपेंडिकुलर x c के भी है और b परपेंडिकुलर a के भी है। तो परपेंडिकुलर अगर c के है तो इसका मतलब क्या हो गया कि b और c का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। इसका मतलब लिखेंगे 4x माइनस 7y और उसके बाद प्लस z इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट केस आ गया मेरे पास। और दूसरा केस क्या है? a डॉट c 0 है, तो a डॉट c 0 होने का मतलब ये हो गया 2a प्लस b माइनस, या फिर हम लिखें 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 6। अब इसको दोनों को हमने सिंप्लीफाई करके x, y और z का रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रेशियो निकालने के लिए जब मैं लिखूंगा x इक्वल टू y और उसके बाद z, तो इसकी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास ये वेक्टर दिया है, डॉट प्रोडक्ट दिया है, दूसरा केस भी दिया है डॉट प्रोडक्ट का 0 और वेक्टर फाइंड करना है c। तो इसका मतलब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके x, y और z की वैल्यूज निकाली जाएंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Let a is equal to इतना, b is equal to इतना and c is equal to इतना. Find a vector d such that perpendicular to both b and c and d dot a is equal to 21. अब यहाँ आपको 3 इक्वेशन बनेंगी। पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं कि पिछले वाले में आपको 2 ही कंडीशंस दी हैं, एक कंडीशन और जरूरत पड़ेगी तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। a क्रॉस c इज इक्वल टू b अगर मैं लगाता भी हूं तो एक कंडीशन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का हमारे पास इक्वेशन बच जाए। तो फिर 3 इक्वेशन बना करके ही हम सॉल्व कर पाएंगे, 2 पर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेक्टर क्या बोलता है? d निकालना है। Find a vector d which is perpendicular to both b and c and d dot a is equal to 21. तो इसका मतलब वेक्टर d को मैंने अज्यूम कर लिया xi प्लस yj प्लस zk। तो इसका मतलब d का पहला केस आता है d डॉट a 21। तो इसका मतलब मुझे मिलता है 4x प्लस 5y माइनस z इज इक्वल टू 21। ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन बोलता है कि d परपेंडिकुलर है किसके? b और c के। तो b और c के परपेंडिकुलर होने का मतलब मुझे मिल गया x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0 और उसके बाद आ रहा है 3x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 0। आई एम गेटिंग 3 इक्वेशंस टू सॉल्व। 3 इक्वेशन मिलेंगी और इनको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे किया जाएगा? अगर आप फर्स्ट और सेकंड में से z को एलिमिनेट कर देते हैं, फर्स्ट और थर्ड में से z को एलिमिनेट कर लेते हैं, एक्स वाई में 2 इक्वेशंस आ जाएंगी और उनको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD whose sides AB and diagonal DB are given by the vectors। तो भाई अगर हम इसको ध्यान से अगर बनाते हैं तो पहली बात A, B, C and D दिया है and DB he has given। DB का मतलब ये हो गया कि डायगोनल DB दिया हुआ है आपको और उसके बाद आपको डायगोनल साइड AB दे रखी है, ये भी मिल रखा है। अब मुझे साइड चाहिए AD। तो AD कैसे निकालूंगा? मैं इसको लिखूंगा AD प्लस DB इज इक्वल टू AB। तो इसका मतलब AD आ गया मेरे पास AB माइनस DB और AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? AB की वैल्यू दी है 5i प्लस 7j माइनस DB का वैल्यू ही है गिवन 2i प्लस 2j प्लस 3k। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ रहा है 3i प्लस 5j और माइनस 3k। सो दिस इज माय वेक्टर AD। AD मिल गया, AB पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा मेरे पास A क्रॉस B का मॉड। तो इसका मतलब आप पहले क्रॉस निकालेंगे और उसके बाद इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस। आपको वर्टिसेस दिए हैं A, B और C। इसका मतलब OA, OB और OC दिया है। अब आपको जब OA पता है तो OA है i प्लस 2j प्लस 3k
एंड ओ बी दिया है मेरे पास 2i माइनस जे प्लस 4k एंड ओ सी गिवन है 4i प्लस 5j माइनस k एंड ही इज आस्किंग ए बी। तो ए बी निकालूंगा, उसको मैं ए ले लूंगा, तो ए बी होगा ओ बी माइनस ओ ए, माइनस करेंगे जब हम तो मेरे को मिलता है 2i माइनस आई जे माइनस 2j माइनस 3j एंड 4k माइनस 3k प्लस k आ गया मेरे पास, वेक्टर ए बी मिल गया। व्हाट विल बी ए सी? ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए आएगा मेरे पास 3i प्लस 3j और माइनस 4k और उसके बाद मेरे पास ये वेक्टर भी बन गया। अब मेरे पास ये दो वेक्टर्स जो मिल जाते हैं, इनसे एरिया कैसे निकाला जाए? तो एरिया के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसका हाफ कर देंगे, दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल। कंफ्यूज मत होइएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में आता है हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 और पैरेललोग्राम में एक और के d1 d2 क्या है? डायगोनल्स, और साइड्स दी हूं तो a क्रॉस b आता है, उसमें हाफ नहीं आता, और ट्राइंगल में हमेशा हाफ आता है दो साइड्स के लिए जो आपको एडजेसेंट साइड्स दी रहती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिवन दैट वेक्टर्स ए बी सी फॉर्म अ ट्राइंगल सच दैट a इज इक्वल टू b प्लस c। ठीक है, इफ p q एंड r एंड s आर सच दैट the area of triangle is 5 root 6 and a is equal to इतना, b is equal to इतना and c is equal to इतना, then PQRS आपको फाइंड करना है। तो भाई ABC हमारे पास एक ट्राइंगल बना रहे हैं जिसमें गिवन है a is equal to b plus c। तो इसका मतलब a is equal to b plus c का क्या मीनिंग होगा? जब मैं लिखता हूं तो a आ रहा है मेरे पास PI प्लस QJ प्लस RK इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखेंगे तो मेरे पास मिलता है s प्लस, ये हमारे को दिया है s, पी क्यू आर एस बोला है तो इसका मतलब s प्लस 3 इंटू आई कैप और उसके बाद 3 प्लस 4 4j कैप और 4k माइनस 2k इज ए 2k कैप। अब जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास आ रहा है p इज इक्वल टू s प्लस 3, q इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 2। तो p q r, तो मेरे पास में q और r की वैल्यूज तो मिल गई। अब मुझे s फाइंड करना है और p फाइंड करना है। इसके लिए एक और चीज दे रखी है, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज। तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है 5 रूट 6, फाइंड p q r है सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5 रूट 6। तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल में फार्मूला क्या लगेगा? मेरे पास तीन साइड्स दी हैं a b और c, तो इसका मतलब क्या है कि मैं जब एरिया निकालूंगा तो उसमें मुझे s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं b क्रॉस c का मॉड ले लूंगा और b क्रॉस c के मॉड से s की वैल्यू निकाल लूंगा। हाफ ऑफ b क्रॉस c का मॉड इज इक्वल टू, मेरे पास एरिया दे रखा है 5 रूट 6, तो मैं इससे क्या निकाल लूंगा? s की वैल्यू, और जब मुझे s निकल जाएगा तो उससे मैं p कैलकुलेट कर सकता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि a is equal to I plus j plus k, b is equal to I plus 2j plus 3k, then a unit vector perpendicular to both a plus b and a minus b। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो इसका मतलब आपको n कैप निकालना है। अगर इसको मान लो मैंने वेक्टर p ले लिया, इसको q ले लिया, तो n कैप होगा p क्रॉस q अपॉन मॉड ऑफ p क्रॉस q। अब ऐसा करने के लिए हमको पहले p क्रॉस q निकालना है, तो पहला काम a प्लस b वेक्टर निकाला जाएगा। जब मैं इन्हें ऐड करूंगा i प्लस आई 2i हो जाएगा प्लस 3j हो जाएगा प्लस 4k हो जाएगा। वेक्टर a माइनस b की वैल्यू आती है i माइनस आई 0i माइनस j माइनस 2k। अब मेरे पास a प्लस बी a माइनस बी जिनको मैंने नाम दे दिया वेक्टर p और वेक्टर q निकल गए, तो इसका मतलब p क्रॉस q कितना आएगा? इसकी वैल्यू आएगी i कैप j कैप k कैप और उसके बाद 2 3 1 2 3 एंड 4 0 माइनस 1 एंड माइनस 2। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं आई कैप बाहर आएगा, ये बनेगा माइनस 6 प्लस 4 और उसके बाद माइनस j कैप आएगा, तो यहां बनेगा माइनस 4 माइनस 0 और k कैप आएगा तो फिर बनेगा मेरे पास माइनस 2। तो इसका मतलब जो वैल्यू मिल रही है वो आ रही है माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2k और उसके बाद इसका मॉड निकाला जाएगा। तो मॉड ऑफ p क्रॉस q कितना आता है? मॉड ऑफ p क्रॉस q की वैल्यू आएगी मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 4, तो इसका मतलब रूट आ गया 24, उसको मिल गया 2 रूट 6, तो p क्रॉस q मिल गया। इसका मतलब मैं n कैप जो निकालूंगा वो कितना आएगा? p क्रॉस q की वैल्यू को मैं 2 रूट 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 कॉमन आ रहा है माइनस i प्लस 2j प्लस
2j माइनस के आ गया मेरे पास में, और अपॉन में आ रहा है 2√6। तो इसका मतलब 2 से 2 कट गया। एन कैप आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी, a क्रॉस बी इज इक्वल टू a क्रॉस सी, देन शो दैट b और c आपस में इक्वल है। अगर हमारे पास में a डॉट बी a डॉट सी के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि a डॉट बी होगा ए बी कॉस थीटा 1 ले लेंगे, या फिर ए बी कॉस सी ले लेता हूं मैं इसको। तो ए बी कॉस सी इज इक्वल टू ए सी कॉस बी। इसका मतलब मेरे पास ए और बी कट गया, तो बी कॉस सी इज इक्वल टू आ रहा है सी कॉस बी। ये फर्स्ट इक्वेशन बनती है। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा ए बी साइन सी, और उसके बाद आ जाएगा यहां पर ए सी साइन बी। तो इसका मतलब कुछ और कट रहा है, ए से ए कट रहा है। जब आप डिवाइड करते हैं या फिर आप इक्वेट करते हैं तो इसका मतलब क्या आ रहा है, साइन सी। अगर आप डिवाइड भी करते हैं तो tan सी इज इक्वल टू tan बी आ रहा है। बी और सी एंगल इक्वल आ रहे हैं, एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, और उसके साथ साथ दोनों साइड्स भी हमारी इक्वल आएंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी बात सुनते हैं। यूजिंग वेक्टर मेथड इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट sin A अपॉन A इज इक्वल टू sin B अपॉन B इज इक्वल टू sin C अपॉन C। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोगों को एक ट्रिक लगानी होगी। वो ट्रिक क्या है, मान लिया ट्राइंगल की 3 साइड्स दे रखी हैं, A B और C दे रखी हैं, और इन साइड्स को हमने एज्यूम कर लिया ये A, ये B और ये C। तो हम जानते हैं कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी होगा। अब मैं दोनों साइड पर A क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस A क्रॉस C हो गया मेरे पास। A क्रॉस A 0 होगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस A हो जाएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं AB साइन C, और यहां आएगा AC साइन B। और ऐसा करने से कुछ फायदा हो रहा है, ए से ए कट रहा है, तो बना साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। अब यहां तक प्रूव हो गया सर, इसके बाद कैसे करेंगे? इसके बाद आप लिखेंगे अगला मेथड। वो क्या लिखेंगे, ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी। फिर दोबारा से दोनों साइड पर आपने क्रॉस ले लिया ए से, या फिर क्रॉस ले लिया सी से, तो सी क्रॉस ए इज इक्वल टू मेरे पास आ गया प्लस सी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस बी। तो ये आ गया सी क्रॉस सी 0, सी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, और उसके बाद सी क्रॉस ए को लिखेंगे सी ए साइन बी, और इसको लिखेंगे बी सी साइन ए। तो सी से सी कट गया, तो यहां बनता है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। तो इसका मतलब क्या मिल रहा है, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही हैं, यही हमको प्रूव करना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूजिंग वेक्टर मेथड्स इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट। इसे हम कोसाइन रूल बोलते हैं। कोसाइन रूल कैसे प्रूव होगा जरा वो भी समझते हैं। एक ट्राइंगल के अंदर हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अब मुझे b प्लस सी वाला पार्ट इस तरफ रखना, इज इक्वल टू माइनस ए हो गया। हम लिखेंगे यूजिंग सेल्फ मल्टीप्लीकेशन। सेल्फ मल्टीप्लीकेशन या सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट सेल्फ का मतलब ये हो गया b प्लस सी डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट माइनस ए। सो दैट इज कमिंग b डॉट b स्क्वायर b डॉट c प्लस c डॉट b प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ व्हाट आई कैन राइट, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस bc b डॉट सी इज इक्वल टू मेरे पास आ गया a स्क्वायर। अगर मैं ट्राइंगल के अंदर देखता हूं तो यहां पर मुझे मिलता है कितना, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस b डॉट c। अब आपके पास जो साइड्स हैं अगर आप उनको ध्यान से देखते हैं तो साइड्स के अंदर कंडीशन क्या आती है, a b और ये c। तो b की डायरेक्शन और c की डायरेक्शन के बीच का एंगल आएगा 180 माइनस c। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस माइनस ट्वाइस बी सी कॉस 180 माइनस ए। कॉस 180 माइनस ए होता है माइनस कॉस ए। तो इसका मतलब यहां बना b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ट्वाइस बी सी कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू आ रही है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। यही हमको प्रूव करना है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली गिवन देन द डायरेक्शन कोसाइंस। तो भाई डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे cos 90, cos 135 एंड cos 45। तो cos 90 is 0 minus 1 by root 2 and 1 by root 2। तो आप चेक करें 0 minus 1 by root 2 and root 2, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि आपने डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्ट निकाल दी क्योंकि आपको एंगल्स गिवन थे। P is a point on the line segment joining the points this and this. If x coordinate of P is this, then its y coordinate is। तो भैया यहाँ पर आपको सेक्शन फार्मूला यूज करना पड़ेगा ताकि आप रेशियो फाइंड आउट कर सकें। तो जब आपको पॉइंट दिए हैं 3, 2, -1, 6, 2, -2 और यहाँ पर आपका x कोऑर्डिनेट दिया है 5, y, z और यहाँ रेशियो आपके पास आ गया k:1। तो 5 is equal to 6k plus 3 upon k plus 1 हो गया। 5k plus 5 is equal to 6k plus 3 आ रहा है। 2 is equal to k आ गया, तो रेशियो मिल गया k 2:1 का। जब 2:1 का रेशियो मिल जाता है तो मैं y एक्सेस का कोऑर्डिनेट निकाल पाऊंगा 2 into 2 plus 1 into 2 upon 2 plus 1। तो y is coming 6 upon 3, that is coming 2। तो कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास में y वाला कोऑर्डिनेट आ गया 2 which he is asking। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, if the direction cosines of a line are 1 by c, 1 by c, 1 by c, तो इसका मतलब c की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो हमारे को एक बात ध्यान रखनी है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं इनके स्क्वायर्स का सम 1 होता है। इसका मतलब 1 by c स्क्वायर, 1 by c स्क्वायर, 1 by c स्क्वायर 1 होगा। इसका मतलब c स्क्वायर 3 होगा और c की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगी। ये मेरा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p, q, r फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस निकाली जाएगी, y एक्सिस की इक्वेशन क्या मिलती है। तो भाई अगर हम इसको प्लॉट भी करते हैं तो प्लॉट करने के बाद हमारे को यहाँ दिखाई देता है कि कोऑर्डिनेट आ रहे हैं p, q, r। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और मेरे पास ये आ रहा है z एक्सिस। जब हमारे पास डिस्टेंस, हमारे को y एक्सिस से जब डिस्टेंस निकालनी है तो यहाँ क्या x आएगा कि z आएगा, दोनों आएंगे, दोनों के स्क्वायर्स का सम आएगा। तो मेरा आंसर डायरेक्ट बन जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पॉइंट x, y, 0 ऑन xy प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। तो भाई x, y, z का मतलब यहाँ z की वैल्यू 0 है और आपके पास कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, 2, 3 एंड 3, 2, 1। तो भैया 1, 2, 3 है और 3, 2, 1 है और उसके बाद आपके पास z कोऑर्डिनेट जो दिया है वो दिया है 0। तो रेशियो ले लिया आपने k:1, 0 इज इक्वल टू k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। तो k प्लस 3 0 आ रहा है, k की वैल्यू आ रही है -3। तो रेशियो बनेगा -3:1, दैट इज एक्सटर्नली, क्योंकि रेशियो माइनस का आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, if the vector equation of line this is इतना then p is। तो भाई वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो दे रखी है हमारे को और यहाँ पर p की वैल्यू मांगी गई। तो भाई लाइन की इक्वेशन है क्या, x - 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, y - 5/2 अपॉन -3 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x - 2 अपॉन 2, y - 5/2 अपॉन -3/2 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1। तो ये जो वैल्यूज हैं मेरे पास, ये डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। ऐसे ही यहाँ पर ये तो पॉइंट हो गया मेरे पास 2, 5/2 और -1 और उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज की जो वैल्यूज आ रही हैं 2 आ गया, -3/2 आ गया और 1। तो इसका मतलब मेरे पास p की वैल्यू कंपेयर करने के बाद आ गई 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, if the lines these two are mutually perpendicular, इसका मतलब इनके जो drs हैं उनका प्रोडक्ट 0 होगा। a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। तो 1 into k आ गया, 2 into 1 2 आ गया, -2k is equal to 0 करना चाहिए, लेकिन यहाँ एक चीज फंस रही है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, लेकिन यहाँ पर ये पार्ट माइनस आ रहा है। इसका मतलब मेरे को इसको लिखना पड़ेगा z - 4 अपॉन -k। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो k + 2 और उसके बाद -k × -2 आ गया 2k
इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 3k इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू -2/3, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन आ रहा है ए करेक्ट, -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी बात सुनते हैं। द लाइन्स दिस एंड दिस आर, तो हमारे पास दो लाइंस दे रखी हैं, लाइंस दिस एंड दिस, ठीक है, दे रखी हैं, आर म्यू एंड लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर। उसके बाद पूछ रहा है कि ये कोइंसिडेंट है, स्क्यू लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं। तो आपको डीआर्स चेक करने पड़ेंगे, डीआर्स क्या है। तो डीआर्स का जो रेशियो आ रहा है 2/6, 3/9 और -6/-18, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं क्योंकि इनके डीआर्स का रेशियो जो है वो इक्वल आ रहा है। स्क्यू लाइंस तो है ही नहीं, पैरेलल तो है ही ये वाली, और कोइंसिडेंट तब होंगी जब दोनों पॉइंट्स भी सेटिस्फाई हो। पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, सिर्फ डीआर्स के रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो मेरा जवाब बनेगा वो लाइंस पैरेलल हैं। द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two skew lines is parallel to both of the lines, perpendicular to both of the lines, coincident with both the lines, none of these। तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है दोनों स्क्यू लाइंस की। तो एक बात आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर स्क्यू लाइंस क्या होती है, वो लाइंस जो कि पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो मीट करेंगी नहीं, 2D में मीट करती हैं, 3D में नॉन पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पर ही मीट करती हैं। नॉन पैरेलल लाइंस का मतलब एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, ये भी 3D में है। तो ये इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस निकालते हैं उस डिस्टेंस को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी एंड पैरेलल टू z एक्सिस। अगर ये लाइन पैरेलल टू z एक्सिस है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमारे पास में जो z वाला पार्ट है, z को इंटरसेक्ट नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, z वाला पार्ट नहीं आएगा, xy वाला पार्ट आएगा। तो इसका मतलब मेरे पास में z-c/0 वाला पार्ट मेरे पास आना चाहिए। तो इसका मतलब a, x - a, y - b, z - c, और उसके बाद में क्या मिलेगा मेरे को, x - a/1, y - b/1, z - c/0। मेरा ये आंसर करेक्ट आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल बिटवीन अ लाइन whose direction ratios are in the ratio इतना and the line joining is। तो भाई डायरेक्शन रेशियोज आपको A1, B1, C1, 2, 2, 1 दे रखे हैं, और A2, B2, C2 क्या होंगे जस्ट वो फाइंड कर लेते हैं। तो A2, B2, C2 के लिए x2 - x1, 7 - 3, 4 आ गया, 2 - 1, 1 आ गया, 12 - 4 मेरे पास आ गया 8। तो ये A2, B2, C2 हो गया। A1, B1, C1 हो गया, तो cos थीटा क्या होगा, A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और उसके साथ में आएगा रूट में रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये मेरे पास में cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, तो भाई दो लाइंस दे रखी हैं और उनके डीआर्स दिए हुए हैं। पहली लाइन के डीआर्स हैं मेरे पास A1, B1, C1 विच आर 2, 1 एंड -3, एंड दूसरी लाइन के डीआर्स हैं A2, B2, C2 1, -3 और 2। तो इसका मतलब cos थीटा क्या होगा, A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, 1 + 4 + 1 + 9, और यहाँ 1 + 4 + 9। तो इसका मतलब ये बन रहा है मेरे पास में -7/9 और 4, 13, 7, 14 आ रहा है, 7, 14 आ रहा है -½ तो इसका मतलब थीटा बनेगा 2π/3, 120 डिग्री। सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, इनके भी डीआर्स निकालेंगे और उसके बाद इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो एंगल कैलकुलेट करने का मेथड देखिए, x/1/2, y/1/3, z/-1, और दूसरे में x/1/6, y/-1 और z/-1/4, A2, B2, C2, A1, B1, C1। तो इसका मतलब cos थीटा क्या होगा, A1, A2 प्लस B1, B2 -1/3 हो जाएगा, और प्लस C1, C2, तो इसका मतलब 1/4 हो जाएगा, और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर का सम आना चाहिए। उससे हम cos थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आता है द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, लैम्डा की वैल्यू। तो भाई डीआरस निकाल के इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए तो पहले a1 b1 c1 क्या आता है, a1 b1 c1 की वैल्यू आ रही है 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 3 2, माइनस 3 प्लस माइनस 1, तो ये माइनस 2, और a2 b2 c2 कितना आएगा मेरे पास में 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 2 3 एंड लैम्डा माइनस 3। इनके डीआर्स का प्रोडक्ट और इनके डीआर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा मेरे पास में 2 प्लस 6 और माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा माइनस 3, तो 4 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 3, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 और ये आंसर हो गया लैम्डा की वैल्यू 7। डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपके पास में जो फार्मूला लगाना है वो फार्मूला आप समझ लीजिए तो फिर आप कर पाएंगे। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। हमारे पास लाइन दी है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो इसका मतलब क्या आ रहा है x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 1, z माइनस 0 अपॉन 1। तो इसका मतलब x1 y1 z1 मेरे पास 0 0 0 आ गए। अब दूसरा केस क्या है, x माइनस 0 अपॉन 1 माइनस कॉमन निकाल के y माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस हटा दीजिए यहां से, और इज इक्वल टू आ रहा है z अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 0। तो इसका मतलब आपके पास a1 b1 c1 भी मिल गए, a2 b2 c2 भी मिल गए, और x1 y1 x1 y1 z1 आ गए 0 0 0, एंड x2 y2 z2 की वैल्यूज आ गई मेरे पास 0 1 एंड 0। तो इसका मतलब जो फार्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और उसके बाद drs या dc's l1 m1 n1 l2 m2 n2, और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ जब वैल्यूज लिखेंगे तो वहां पर क्या आएगा L1 M2 माइनस M1 N2 का होल स्क्वायर। पूरा फार्मूला लगा करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला दिया है, लेकिन जब ये तब का केस है जब ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब A2 माइनस A1 का इंटू बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो मेरे पास जो आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है। यहां बोलते हैं असर्शन द एक्यूट एंगल बिटवीन the line and the x-axis is pi by 4. The reason is acute angle between this is given by cos theta a1. तो भाई पहला बात तो यह है कि फार्मूला ठीक दिया है कि नहीं दिया, तो रीजन तो बिल्कुल ठीक दिया है। अब असर्शन क्या है, एक्यूट एंगल जो है वो एक्स एक्सेस के साथ कितना आएगा। तो एक्यूट एंगल के लिए जब मेरे पास में दो वेक्टर्स ले लेंगे, एक्स एक्सेस का वेक्टर होगा आई कैप, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल निकाल के देख लेते हैं। तो एंगल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे पास, आई डॉट आई 1 आ रहा है माइनस 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दोनों का, तो 1 बाय रूट 2, तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 आ रही है। तो असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है। अगर ये वेक्टर्स की फॉर्म में है तब भी और वैसे भी दोनों केसेस में रीजन ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोथ आर ट्रू, आपके पास में रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है। यहां बोलता है असर्शन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस इंटरसेक्ट। The reason two lines intersect each other if they are non-parallel and the shortest distance is 0। तो भैया assertion भी ठीक है, और अब assertion देखना पड़ेगा कि intersect करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर एक बार चेक करें कि ये नॉन पैरेलल है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आ जाती है तो उस केस के अंदर ये दोनों चीजें क्या आ जाती हैं, करेक्ट है। अदरवाइज अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं आ रही तो रीजन करेक्ट है, असर्शन जो है वहां पर क्या आएगा, हमारे पास में दूसरा केस बनेगा कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो वो डी ऑप्शन बनेगा। अदरवाइज ए ऑप्शन आने की पूरे चांसेस हैं। आपने सिर्फ इतनी मेहनत करनी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। असर्शन बोलता है द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर व्हेन b1 डॉट b2 इज 0। रीजन द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज गिवन बाय इतना। बोथ आर करेक्ट। भाई मजे की बात है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में दोनों चीजें हमारी करेक्ट आ रही हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सेस, x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस। तो भाई x एक्सेस के लिए
मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, y के क्या होंगे और z के क्या होंगे। तो भाई x एक्सिस के लिए मेरे पास सिर्फ बनता है i कैप, y के लिए बनता है j कैप और z के लिए बनता है k कैप। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन कोसाइंस लिए जाए और या फिर हम इसको लिख लें 1 1 और 1, तो ये डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस जब क्योंकि लाइन का आता है तो 1/√3 1/√3 1/√3 आता है, इनके लिए तो हम i कैप, j कैप और k कैप ही लेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे 1 1 और 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो भाई पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हमको लेना होगा। तो भाई पॉइंट का डिस्टेंस क्या हम डायरेक्ट ले लेंगे? नहीं, यहां पर हमको लेना होगा बाकी के दो कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम। तो √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर विच इज कमिंग √169 विच इज कमिंग 13। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। अब यहां पर डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डीआरस निकालने हैं, एबीसी, और डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फार्मूला बहुत आसान है, a/√a² + b² + c²। मैं करके दिखा देता हूं, ज्यादा आसान है इसलिए हो सकता है मैं इसको स्किप कर रहा हूं, लेकिन मैं करके दिखा देता हूं। a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3, b की आ जाएगी 2 - 4 - 2, c की वैल्यू आ जाएगी 3 - 5 8। तो इसका मतलब L क्या होगा? a/√a² + b² + c²। निकाल सकते हैं। m क्या होगा? b/√a² + b² + c², और n होगा c/√a² + b² + c²। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through point this and parallel to this। तो भैया यहां पर आपको जब इक्वेशन निकालनी है वेक्टर इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे? r = a + λb। तो इसका मतलब r = a क्या है? 3i + 4j + 5k, और प्लस लैम्डा टाइम्स b की वैल्यू आ रही है 2i + 2j - 3k। हम यहां पर इसको हम वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। अगर लाइन पैरेलल है तो डीआरस इक्वल होंगे। तो इसका मतलब बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, जिसके पैरेलल है x + 2/3, y - 4/5 और z + 5/6। डीआरस तो हम इसके उठा लेंगे, पॉइंट इसका उठा लेंगे, और मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, पैरेलल इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शो दैट दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। बहुत सिंपल सा मेथड है, इनके डीआरस का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो लाइंस जो है पहले चेक कर लो, ऊपर माइनस तो नहीं है, यहां भी नहीं है। इनके डीआरस हैं 7 - 5 और 1, और इसके हैं 1 2 3। तो 7 - 10 + 3 इट्स कमिंग 0। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ डीआरस ऑफ ए बी निकालेंगे और डीआरस ऑफ ए सी निकालेंगे। तो डीआरस ऑफ ए बी क्या होंगे? डीआरस ऑफ ए बी होंगे 2 - 1 6 - 2 3 - 7 विच इज कमिंग 1 4 एंड -4। और उसके बाद डीआरस ऑफ ए सी क्या होंगे? 3 - 1 हमारे पास आ रहा है 2, 10 - 2 आ रहा है मेरे पास 8, और -1 - 7 आ रहा है -8। इसका मतलब जो रेशियो आ रहा है इनका वो इक्वल आ रहा है, डीआरस का रेशियो इक्वल है। इसका मतलब ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशंस दिस of a line are this. Write the direction cosines of line and find the coordinates of the point through which it passes. तो भाई करें क्या? इसके लिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। 5 कॉमन आएगा, x - 3/5 इज इक्वल टू 15 कॉमन आएगा, y + 7/15 और इज इक्वल टू आएगा -10 कॉमन लूंगा तो यह आएगा z - 3/10। और उसके बाद जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x - 3/5/1/5 हो जाएगा, और यहां पर आएगा y + 7/15/1/15 हो जाएगा, और यहां पर z - 3/10/-1/10 हो जाएगा। तो ये तो मुझे मिल गए डीआरस। और उसके बाद क्या बोलता है? डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। और पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? पॉइंट आ रहा है 3/5, -7/15,
3/10 और उसके बाद तो डायरेक्शन रेशियोज कितने आ रहे हैं 1/5, 1/15 एंड -1/10, जिसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो कितने आएंगे, तो डीआरस मेरे पास आ रहे हैं, अगर मैं 30 की सब में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिलता है यहाँ पर 6 और यहाँ मिलता है 2 और यहाँ मिलता है -3। तो डीसीज क्या होंगे, L इज इक्वल टू A अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, B अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, C अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशन है। सेम वही क्वेश्चन है जैसा पिछला वाला था, किस पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट नहीं मांगा उसने, सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज मांगे। करके दिखा देते हैं एक बार। सिमिलर क्वेश्चन है, x6 की वैल्यू कटी तो यहां मिलेगा x-2, यहाँ 3 कॉमन आया तो y+3 और यहाँ 2 कॉमन आया तो z-1, x-2 अपॉन 1/6, y+3 अपॉन 1/3 और z-1 अपॉन 1/2। तो ये आपके आगे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं 1/6, 1/3, 1/2 या फिर 1, 2 और 3। अब ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे 1 अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका मतलब आएगा 1 अपॉन रूट 14, 3 अपॉन रूट 14 और 2 अपॉन रूट 14। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। तो भाई पैरेलल टू दिस का मतलब क्या है कि इसके डीआरस निकाले जाएंगे। अब डीआरस का मतलब डायरेक्शन रेशियोज निकाले जाएंगे। 5 कॉमन लिया, x-5, यहाँ पर -7 कॉमन लिया, y-2 और यहाँ पर 35 कॉमन, 35z आ गया। x-5 अपॉन 1/5 आ रहा है, y-2 अपॉन -1/7 आ रहा है और यहाँ पर z अपॉन 1/35 आ रहा है। तो डीआरस मेरे को मिल गए। डीआरस की वैल्यूज आ रही हैं a, b एंड c। तो इसका मतलब 1/5, 1/7, तो इसका मतलब 1/5 माइनस 1/7, 1/35। जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 5 और 1 आ गए डीआरस। और डीसीज क्या होंगे, डीसीज हम निकाल सकते हैं। उसने मांगे हैं, डीआरस नहीं मांगे, डीआरसी मांगे, डीसीज नहीं मांगे हैं। किस पॉइंट से पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है। इक्वेशन आ जाएगी x-1 अपॉन 7 इज इक्वल टू y-2 अपॉन -5 और इज इक्वल टू z+1 अपॉन वैल्यू है 1। तो इसका मतलब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी बात सुनते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। बहुत सिंपल सी बात है कि ये दो लाइंस के हमारे को a प्लस लैम्डा टाइम्स b1, a2 प्लस लैम्डा टाइम्स b2, ये मेरा b1 मिल गया, ये मुझे b2 मिल गया। cos थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला रहेगा b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b1 b2। हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, डॉट प्रोडक्ट लूंगा, 3 आ रहा है मेरे पास, +4 आ रहा है और +12 आ रहा है और अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4 + 36 और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 4। तो 7 और 12 हो गया 19 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर मिल रहा है 49 और ये 9, 49 से 7, 9 से आ रहा है मेरे पास 3, तो 19 अपॉन 21 cos थीटा की वैल्यू आ गई, जिससे मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ थीटा की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास, यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एंगल। तो भाई अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो कहीं पर भी माइनस एक्सप्रेशन नहीं है, ये डीआरस मिल गए, a1 b1 c1, a2 b2 c2। cos थीटा का डायरेक्ट फार्मूला आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस केस के अंदर डीआरस का प्रोडक्ट मेरे पास 0 आना चाहिए। मैं इसको लिखूंगा कैसे, वो जरा ध्यान दीजिएगा। x-1 अपॉन -3 हो जाएगा, y7 कॉमन आएगा तो y-2 अपॉन 2p/7 हो जाएगा और यहाँ z-3 अपॉन 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर जब मैं कॉमन निकालूंगा तो x-1 अपॉन 3p/-7 आ गया और यहाँ y-5 अपॉन 1 आ गया और यहाँ z-6 अपॉन -5 आ गया। अब इनके डीआरस का प्रोडक्ट मतलब -3 इंटू 3p/-7 और उसके बाद 2p/7 इंटू 1 और उसके बाद 2 इंटू -5 इज इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यू आ रही है
दैट इज कमिंग 0, p की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। तो भैया जो हमारे पास इक्वेशन होगी उस इक्वेशन के लिए अगर हमारे को इक्वेशन लेनी है तो वो आएगी x माइनस 2 अपॉन a, y माइनस 1 अपॉन b, z माइनस 3 अपॉन c। अब आप कहेंगे वेक्टर इक्वेशन हम निकाल देंगे, पर पहले हमको ABC फाइंड करना है। ABC फाइंड करने के लिए डॉट प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, और डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए जब मैं लिखता हूं तो मेरे को मिलता है a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, और सेकेंड वाला आ जाता है मेरे पास में माइनस 3a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a अपॉन b अपॉन c अपॉन, ताकि मेरे को ABC की वैल्यूज मिल जाए 2 2 3 5 3 5 1 माइनस 3 1 माइनस 3 2 2। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा 10 माइनस 6 4 आ गया, b अपॉन माइनस 6 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 14 आ गया, c अपॉन 2 प्लस 6 8 आ गया। इसका मतलब रेशियो मिल जाएंगे मेरे पास 2 माइनस 7 और 4। जब ये डीआर्स मिल गए मुझे, अब उसके बाद मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन के लिए मैं इसको लिख सकता हूं डीआर्स के बाद r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, a भी मुझे पता है, b भी मुझे पता है। b होगा मेरे पास 2i माइनस 7j प्लस 4k। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है दोनों का, a1 a2 b1 b2 c1 c2। 0 रखने के बाद आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन दिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट इतना। अब इस केस के अंदर जब कोऑर्डिनेट निकालने को बोला गया है और डिस्टेंस भी दी हुई है, तो हम करेंगे क्या, हमने इसको लैम्डा के इक्वल ले लिया, जिससे मुझे मिल रहा है x इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1, z इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3, और एक और कोऑर्डिनेट दिया है 1, 3, 3। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3, तो 2 लैम्डा माइनस 4 का स्क्वायर, और 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3, तो 2 लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू जो डिस्टेंस दिया है दैट इज 5 यूनिट्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, और यहाँ पर 3 लैम्डा 9 कॉमन आ जाएगा, लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 कॉमन आएगा 4 इंटू लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया मेरे पास 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है मैंने, क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी जिससे मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। लैम्डा निकलते ही मेरे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x, y और z। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। तो भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये पॉइंट से जो लाइन ली जाएगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। एक बार फिगर बना के दिखाते हैं। ये जो लाइन दी है मैं इसको लैम्डा के टर्म्स में लिख दूंगा, तो ये मेरे जो कोऑर्डिनेट आएंगे, ये परपेंडिकुलर तो है लेकिन ये कोऑर्डिनेट क्या आएंगे वो देखते हैं। कोऑर्डिनेट आएंगे मेरे पास 3 लैम्डा प्लस 15, और उसके बाद 8 लैम्डा प्लस 29, और उसके बाद माइनस 5 लैम्डा प्लस 5। अब ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं और ये वाला कोऑर्डिनेट है, इनका डीआर्स निकालूंगा। तो डीआर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होंगे, मान लो मैंने इसको AM बोल दिया, तो डीआर्स ऑफ AM क्या होगा मेरे पास में 3 लैम्डा प्लस 15 माइनस 5, और 8 लैम्डा प्लस 29 माइनस 7, और उसके बाद माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 माइनस 3। तो वैल्यूज क्या आ रही हैं मेरे पास 3 लैम्डा प्लस 10, और उसके बाद 8 लैम्डा प्लस 22, और उसके बाद माइनस 5 लैम्डा प्लस 2। अब ये जो लाइंस के डीआर्स आ रहे हैं और ये डीआर्स हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है 3 टाइम्स, पहली वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 10, दूसरी वैल्यू माइनस, दूसरा वैल्यू कितना है हमारे पास डीआर है 8 इंटू 8 लैम्डा प्लस 29, और उसके बाद तीसरी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 5 इंटू माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जिसकी हेल्प से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूं। और जैसे ही मुझे लैम्डा मिलेगा मेरे पास में फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 3 लैम्डा प्लस 15 में, 8 लैम्डा प्लस 29 में,
और -5 लैम्डा प्लस 5 के अंदर वैल्यूज लगा करके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस। सेम क्वेश्चन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पॉइंट निकालेंगे और फिर आप डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट मैंने आपको फार्मूला बताया, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 drs लिखे a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन में पूरी वैल्यू लगा करके आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइंस के बीच का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है a1 प्लस लैम्डा b1 a2 प्लस लैम्डा b2 और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला ही, ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं जो मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूं। और अगर ये कहता है डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस का भी यही मतलब है कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, दो लाइंस के बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगेन ही इज सेइंग शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट। तो भाई शो कैसे करें? शो करने का एक ही तरीका है कि इन लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आएगा।